इस क्वेश्चन में कहा गया है कि f इज पॉजिटिव फॉर ऑल x और f इज इंक्रीजिंग फंक्शन। इस सिंबल का मतलब है इंक्रीजिंग फंक्शन और इसकी लिमिट 1 दे रखी है, उसकी लिमिट निकालनी है। टू डू दिस क्वेश्चन ये क्लियर है कि 2x इज लेस देन 3x and it is more than x, तो fx will be less than or equal to f2x less than equal to f3x। तो लेस देन इक्वल टू इसलिए आ गया क्योंकि फंक्शन में बोला है इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोला, इसलिए इंक्रीजिंग बोलने का मतलब fx इज लेस देन इक्वल टू f2x लेस देन इक्वल टू f3x डिवाइडिंग ऑल ऑफ देम बाय x fx। तो हमको मिल गया f2x अपॉन fx लेस देन और इक्वल टू f3x अपॉन fx। डिवाइड करना अलाउड है क्योंकि f पॉजिटिव है, f पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करना हमेशा अलाउड होता है। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आपने स्क्वीज थ्योरम पढ़ी होगी जब आपने बोर्ड लेवल की मेंस लेवल की तैयारी की है, तो आपने पढ़ा होगा कि इफ fx lies between gx and hx, then supposing that इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट x टेंड्स टू a, gx is less than or equal to limit x tends to a, fx less than or equal to limit x tends to a, hx। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं स्क्वीज थ्योरम। ये एप्लीकेबल तब होती है यदि इन दोनों की लिमिट सेम आ रही हो। इन दोनों की लिमिट यदि L आ रही है तो इसकी वैल्यू भी L आ जाएगी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान देना है, यदि आपको नहीं पता इसको बोलते हैं स्क्वीज थ्योरम। यदि इन दोनों की लिमिट सेम है, यदि वो L है तो इसकी लिमिट भी L होगी। इस बात को यूज करते हुए अब सब में मैं लिमिट ले रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 लेस देन और इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f2x अपॉन fx लेस देन और इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f3x अपॉन fx। ये लिखा हुआ है f3x अपॉन fx और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये मैं यहां लिख देता हूं, यहां है लिखा हुआ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f3x अपॉन fx और इसकी लिमिट 1 दे रखी है और ये ऑलरेडी 1 है, तो इसकी लिमिट की वैल्यू 1 और 1 के अंदर लाई करने का मतलब इसकी लिमिट भी 1 हो गई। Therefore, fourth choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसकी लिमिट इनमें से कौन सी होगी। ये हम जानते हैं कि x यदि किसी जीरो को टेंड करता है तो आसान होता है, यदि x किसी और नंबर को टेंड करता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यदि टेंड्स टू जीरो में कन्वर्ट करना आसान हो तो वो कर लेना चाहिए। तो इसके लिए लेट x माइनस 2 इक्वल टू t, ये क्लियर है x 2 को टेंड करेगा तो t
जीरो को टेंड करेगा। तो क्वेश्चन बन गया लिमिट t टेंड्स जीरो अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2t अपॉन t, लिमिट t टेंड्स जीरो अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर t अपॉन t। अब दिस इज इक्वल टू रूट 2 बाहर, लिमिट t टेंड्स टू जीरो, और ये मॉड ऑफ साइन t बनेगा, क्योंकि याद रख लो कि अंडर लैम्डा स्क्वायर जो है वो मॉड लैम्डा होता है। वैसे तो बोर्ड लेवल में आप लैम्डा लिखते आए हो, वो करेक्ट नहीं है, प्रॉपर है अंडर लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू मॉड लैम्डा। और मॉड लैम्डा की वैल्यू लैम्डा होती है यदि लैम्डा पॉजिटिव हो, आपने पढ़ रखा होगा। इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, और माइनस लैम्डा होती है यदि लैम्डा लेस देन इक्वल जीरो हो। इक्वल जीरो में कोई भी यूज किया जा सकता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए, क्योंकि क्वेश्चन में मॉड आ गया है, आपने बोर्ड लेवल में पढ़ा भी होगा या आईटी लेवल में पढ़ा भी होगा थ्योरी के अंदर, कि जब क्वेश्चन में मॉड आ जाता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है। तो इसी बात को यूज करते हुए अब क्योंकि मॉड आया है, मैं पहले राइट हैंड लिमिट निकालता हूं। लिमिट t टेंड्स टू जीरो प्लस हो जाएगा, और ये रूट 2 बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा मॉड ऑफ साइन t बाय t। अब t टेंड्स टू जीरो प्लस का मतलब t इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो t कम्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन t पॉजिटिव होता है, इसलिए ये बन गया रूट 2 लिमिट t टेंड्स टू जीरो प्लस, और ये साइन t अपॉन t हो गया। क्योंकि साइन t पॉजिटिव है तो मॉड डायरेक्टली हट जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ गया रूट 2 इंटू 1 रूट 2। ये हमने निकाली है राइट हैंड लिमिट। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा लिमिट t टेंड्स टू जीरो माइनस रूट 2 बाहर आ जाएगा, मॉड ऑफ साइन t अपॉन t आ गया रूट 2। अब t टेंड्स टू जीरो पर माइनस का मतलब t लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड t इज स्मॉल नेगेटिव का मतलब t लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन t नेगेटिव होता है, इसलिए ये बन गया जीरो माइनस, और अंदर वाला पोर्शन क्योंकि नेगेटिव है ये बन गया माइनस साइन t अपॉन t। क्योंकि अंदर वाला पोर्शन नेगेटिव हो तो मॉड हट के माइनस आ जाता है, माइनस रूट 2 लिमिट t टेंड्स टू जीरो माइनस साइन t अपॉन t। आंसर आ गया माइनस रूट 2। तो राइट हैंड लिमिट रूट 2 निकली थी, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस रूट 2 निकली, therefore I will say limit does not exist, therefore fourth choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि fx is equal to this thing and the function is continuous at x equal to 0। तो p और q की वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं, क्योंकि इसमें p और q एब्सेंट है। जो इसकी वैल्यू आएगी वही
क्यू की वैल्यू होनी चाहिए वही लेफ्ट हैंड लिमिट निकलनी चाहिए। तो पहले हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो बन गया अंडर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स माइनस अंडर एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 3/2 0 प्लस अंडर में 1 प्लस एक्स माइनस 1 रूट एक्स अपॉन एक्स रूट एक्स। ये बन गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस अंडर 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। अब ये क्वेश्चन 0/0 वाली फॉर्म में आ चुका है। पहले भी 0/0 वाली फॉर्म में थी, लेकिन अब सिंप्लीफाई हो गया है। अब इसके आगे हम रैशनलाइज करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस रैशनलाइज करेंगे तो अंडर 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये बन गया 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर 1 प्लस एक्स प्लस 1, और ये 1 कैंसिल हो गया। और इसके बाद x कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 1/1 प्लस 1, दैट इज 1/2 इज द राइट हैंड लिमिट। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी 1/2 होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड लिमिट उसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 1/2 होनी चाहिए। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन x अपॉन x। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन p प्लस 1 इंटू एक्स अपॉन में p प्लस 1 x इंटू में p प्लस 1 करता हूं प्लस में साइन x अपॉन x। इस पार्ट की लिमिट आ गई 1, इस पार्ट की भी लिमिट 1, तो p प्लस 1 बिकम्स p प्लस 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल गई p प्लस 2, और फंक्शन जो है 0 पे कॉन्टिन्यूस था, तो इसलिए p प्लस 2 इज इक्वल टू q, और इसकी लिमिट निकली थी 1/2। तो q इक्वल टू 1/2 और p इक्वल टू -3/2, therefore second choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 5 fx एग्जिस्ट करती है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, f टेक्स r इंटू 0 टू इंफिनिटी, और इसकी लिमिट 0 दे रखी है। लिमिट x टेंड्स टू 5 fx की वैल्यू क्या होगी, ये क्लियर है इसके अंदर कि एज x टेंड्स टू 5 डिनोमिनेटर टेंड्स टू 0। यदि डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 को टेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यदि न्यूमरेटर नॉन जीरो हो गया, डिनोमिनेटर तो 0 को टेंड कर रहा है, यदि न्यूमरेटर नॉन जीरो हो गया तो आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए आंसर कोई फाइनाइट नंबर आए
कोई भी फाइनाइट नंबर आए, ये तभी हो सकता है जब ये 0/0 वाली फॉर्म में है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 को टेंड कर रहा है तो न्यूमरेटर को भी 0 को टेंड करना चाहिए। मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 5 fx होल स्क्वायर -9 इक्वल 0, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 5 fx होल स्क्वायर इक्वल टू 9, that is limit x tends to 5 fx की वैल्यू आई ±3, लेकिन -3 नहीं हो सकता क्योंकि x 5 को टेंड करेगा, तो fx -3 कभी नहीं हो सकता क्योंकि कोड में 0 to इंफिनिटी है, तो f की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए माइनस छोड़ दिया जाएगा। तो आंसर आ गया 3। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि fx इज इक्वल टू बॉक्स x इंटू कॉस 2x - 1/2 इंटू पाई, और इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट होगी, ये 4 चॉइसेस लिखी हुई हैं। तो यदि x नॉन इंटीग्रल है तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं बॉक्स मींस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बॉक्स x जो है केवल इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है, एट नॉन इंटीग्रल पॉइंट इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो यदि x नॉन इंटीजर है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, और ये तो कॉन्टिन्यूअस ऑलवेज होता है, कॉस ऑफ दिस इज क्लियरली ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा यदि x जो है नॉन इंटीजर है। अब हम बात करते हैं इंटीग्रल पॉइंट्स पे। इंटीग्रल पॉइंट्स पे ये डिसकंटिन्यूअस है और ये तो ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस है, तो इंटीग्रल पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस, ज्यादातर बच्चे सोचते हैं डिसकंटिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, कई बच्चे ज्यादातर यही सोचते हैं, लेकिन यहां पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। इंटीग्रल पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है। याद रख लो कि fx इंटू gx, यदि x के किसी वैल्यू पे ये डिसकंटिन्यूअस है, x a पे सपोज ये डिसकंटिन्यूअस है और ये कॉन्टिन्यूअस है, तो डिसकंटिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस जो है यूजुअली तो डिसकंटिन्यूअस होता है, लेकिन उस केस में कॉन्टिन्यूअस बन जाता है यदि डिसकंटिन्यूअस वाले पार्ट की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन फाइनाइट हो। डिफरेंट हो कोई बात नहीं, डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंट तो होंगी, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों के तीनों फाइनाइट हो, और ये वाला पार्ट 0 को टेंड कराओ, कॉन्टिन्यूअस है लेकिन 0 को टेंड करेगा, तो डिसकंटिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस दोबारा से कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों की तीनों जो है फाइनाइट हो, और ये वाला पार्ट की लिमिट 0 हो एज x टेंड्स टू a, तो डिसकंटिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस वापस डिसकंटिन्यूअस बन जाता है। यहां पे इंटीग्रल पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों के तीनों फाइनाइट होंगे इंटीग्रल पॉइंट पे। इंटीग्रल पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस, लेकिन इंटीग्रल पॉइंट पे ये बन गया ऑड मल्टीपल ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं
ये बन गया ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 एट इंटीग्रल पॉइंट। तो डिसकंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस वापस से कंटिन्यूस बन जाएगा। तो नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे तो कंटिन्यूस था ही, इंटीग्रल पॉइंट पे भी कंटिन्यूस हो गया, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स। लेकिन कई बच्चों को थोड़ा सा ये समझने में दिक्कत होती है, मैं इसको सिंपल वे में कर देता हूं। नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे तो ये भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस इज ऑलवेज कंटिन्यूस। मैं केवल अब चेक करके दिखा रहा हूं इंटीग्रल पॉइंट पे। सपोज x इक्वल टू n इज ए इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू n माइनस box x into cos 2x minus 1 pi/2 becomes, ये बन जाएगा n minus 1 as x tends to n minus, ये बन जाएगा n minus 1 और x tends to n में ये ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 बन जाएगा, इसलिए ये 0 और आंसर आ गया 0। और इसी तरह से n प्लस वाले केस में ये बन जाएगा n और ये फिर से ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, इसलिए 0। और एट x इक्वल टू n ये n बन गया, अगेन ये ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, उस केस में भी आंसर 0 आ गया। तो इसका मतलब हो गया कि x इक्वल टू n पे ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस हो गया। इंटीग्रल पॉइंट पे भी कॉन्टिन्यूस, नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे तो पहले से ही कॉन्टिन्यूस था, हेंस आई कैन से इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x। क्योंकि ये वाला पार्ट चाहे डिफरेंट हो, ये वाला पार्ट यदि 0 को टेंड करेगा तो चाहे डिफरेंट भी होगा तो भी पूरा प्रोडक्ट 0 बन जाएगा। इसीलिए डिसकंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस वापस कंटिन्यूस बन जाता है, प्रोवाइडेड ये फाइनाइट नंबर हो, जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था। ये फाइनाइट होना चाहिए, चाहे डिफरेंट हो, इनटू 0 इज ऑलवेज 0। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि fx is equal to mod of x minus 2 plus mod of x minus 5 where x is a real number। स्टेटमेंट 1 है कि f-4 0 है। स्टेटमेंट 2 है कि f is continuous in the closed interval, differentiable in the open interval and f2 equal to f5। अब हमको पता लगाना है कौन सी चॉइस करेक्ट है। फर्स्ट चॉइस है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ये है सेकंड चॉइस, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ये है सेकंड स्टेटमेंट, पूरी ये स्टेटमेंट जो है सेकंड है। थर्ड स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। वो मैंने लिखा नहीं है स्पेस की कमी के कारण। और फोर्थ स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो कौन सी चॉइस करेक्ट है हम ये देखते हैं। To do it, पहले हम f-4 की वैल्यू निकालते हैं। याद रखो कि mod x का डेरिवेटिव mod x बाय x होता है if x is not equal to 0 और at
x इक्वल 0 इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। अब इस क्वेश्चन में पहले हम f डैश x निकालते हैं। f डैश x आ गया मॉड ऑफ x माइनस 2 बाई x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 5 बाई x माइनस 5, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब f डैश 4 की वैल्यू आ गई 2 बाई 2 दैट इज 1, ये आ गया 1 बाई माइनस 1, क्योंकि x की वैल्यू 4 रखते हैं तो ये बन जाएगा -1, आंसर आ गया 0। तो f डैश 4 की वैल्यू आ गई 0। अब स्टेटमेंट 1 इज बिकम्स ट्रू। अब स्टेटमेंट 2 को चेक करना है। इसमें f is continuous in 2 to 5. Yes, it is continuous in 2 to 5 because x minus 2 is a continuous function and modulus of continuous function is a continuous function, hence mod of x minus 2 is continuous. Similarly, x minus 5 is a polynomial, hence continuous function. Mod of continuous function is always continuous. Continuous plus continuous is continuous, इसलिए ये पूरा continuous function हो गया। तो f is continuous in the interval 2 to 5, ये always continuous है, तो 2 to 5 के अंदर भी continuous हो गया। अब हमने पता है कि mod x का डेरिवेटिव mod x बाय x होता है प्रोवाइडेड x इज नॉन जीरो, एट जीरो इट इज नॉन डिफरेंशिएबल। और इसलिए ये वाला फंक्शन, ये वाला पार्ट 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये वाला पार्ट 5 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो 2 और 5 के बीच में ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है, इसलिए 2 और 5 के बीच में ये डिफरेंशिएबल है। इन द ओपन इंटरवल 2 to 5 इट इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। और f2 की वैल्यू और f5 की वैल्यू क्लियरली बराबर है, ये भी ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, but statement 2 does not explain statement 1, therefore third choice, इसमें statement 2 is not correct explanation of statement 1, तो third choice becomes the correct choice। इस क्वेश्चन में लिमिट निकालने के लिए कहा गया है। एज यूजुअल मैं पहले भी बोल चुका हूं, यदि क्वेश्चन के किसी पार्ट की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट हो और वो वाला पार्ट बाकी पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में हो, तो उस पार्ट की मैं लिमिट ले सकता हूं। ये बात क्लियरली इस पे एप्लीकेबल है, क्योंकि क्योंकि एज x टेंड्स टू 0 दिस टेंड्स टू बिकम 4, इसकी लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट हो गई और ये वाला पार्ट बाकी पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में है, तो इस पार्ट की मैं लिमिट 4 बाहर कर देता हूं। इसकी लिमिट ले लिया और 4 आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये वाला पार्ट बन गया 2 साइन स्क्वायर x अपॉन x। इस tan 4x को अपॉन 4x इंटू 4x किया जा सकता है, इसकी लिमिट आ गई 1, तो 8/4 लिमिट x टेंड्स टू 0, ये 4 बाहर आ गया, a2 बाहर आ गया, साइन x बाय x
whole square. Answer is 2. Therefore 2 becomes the correct choice. इस क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई cos x अपॉन एक्स स्क्वायर की लिमिट निकालनी है। ये 0 अपॉन 0 वाली फॉर्म में है बिकॉज साइन पाई 0 होता है, लेकिन इसको ऐसे नहीं कर सकते। साइन ऑफ पाई cos स्क्वायर x अपॉन पाई cos स्क्वायर x इंटू पाई cos स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इसको मैं 1 नहीं बोल सकता, क्योंकि ये 0 को टेंड नहीं कर रहा है। ये न्यूमरेटर 0 को टेंड कर रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 को टेंड नहीं कर रहा, इसलिए 0.0 वाली फॉर्म में नहीं है, इसलिए इसको मैं 1 नहीं बोल सकता। तो टू डू इट, व्हाट इज द प्रॉपर वे? प्रॉपर वे इज, इसको मैं पाई माइनस पाई cos स्क्वायर x बोल सकता हूं, बिकॉज साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा अपॉन में एक्स स्क्वायर है। ऐसा करने से फायदा ये हो जाता है कि ये वाला पार्ट अब 0 को टेंड कर रहा है, तो लिमिट x टेंड 0 साइन ऑफ पाई 1 माइनस cos स्क्वायर x इज साइन स्क्वायर x अपॉन में पाई साइन स्क्वायर x इंटू में पाई साइन स्क्वायर x अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब मैं इसको 1 बोल सकता हूं, क्योंकि ये 0 को रिटर्न कर रहा है और दोनों सेम भी हैं। ये वाला पार्ट 0 को टेंड कर रहा है, इसलिए इसकी लिमिट हो गई 1। ये पाई, ये साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, तो 1 इंटू पाई बिकम्स पाई। देयरफॉर सेकंड चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। 2015 का क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन मैं अभी अभी कर भी चुका हूं। ये क्वेश्चन 2013 में भी आया था, केवल चॉइसेस डिफरेंट थी। देयरफॉर इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू दिस क्वेश्चन। आप इसको अपने आप कर सकते हो। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि gx इक्वल टू दिस और फंक्शन gx डिफरेंशिएबल है, तो k प्लस m की वैल्यू क्या होगी? ये क्लियर है, डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए कॉन्टिन्यूटी जरूरी है, और 0 और 3 के बीच में तो ये पक्की बात है कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की कोई भी पॉजिटिव पावर भी कॉन्टिन्यूस होती है। तो ये पूरा हो गया कॉन्टिन्यूस इन द इंटरवल 3 पे हम अलग से चेक करेंगे। 3 और 5 के बीच में भी है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, इसलिए हमको केवल कॉन्टिन्यूटी को 3 पे एश्योर करना होगा। तो 3 पे कॉन्टिन्यूटी के लिए लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस gx और लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस gx की वैल्यू बराबर होनी होगी, तो ही फंक्शन 3 पे कॉन्टिन्यूस होगा। इज इक्वल टू g3 और लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस में ये आएगा k अंडर रूट x प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस mx प्लस 2 इज इक्वल टू g3 इज k इंटू 2।
ये बन गया 2k इक्वल टू 3m प्लस 2 इक्वल टू 2k। तो m और k के अंदर एक रिलेशन ये बन गया। अब एक रिलेशन और यदि m और k के अंदर आ जाए तो k और m की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद हम देखेंगे 3 पे, क्योंकि 3 के अलावा बाकी सब जगह तो ये भी डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है। 3 पे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए g डैश 3 माइनस शुड बी इक्वल टू g डैश 3 प्लस, और g डैश 3 माइनस के लिए ये क्लियर है, इसका डेरिवेटिव हो गया 1/2 अंडर x प्लस 1, और ये k लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, और ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और ये हो गया m, और x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो k/4 इक्वल टू m। एक ये रिलेशन आ गया। एक रिलेशन मैंने पहले निकाला था 2k इक्वल टू 3m प्लस 2। इसको और इसको यूज करते हैं तो k की वैल्यू आ जाएगी 8/5 और m की वैल्यू आ जाएगी 2/5, तो k प्लस m की वैल्यू आ गई 2। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ log 2 माइनस sin x, gx इज f ऑफ fx। तो इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट होगी? इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको नेबरहुड ऑफ ए नंबर ए का मीनिंग बता देता हूं। ए कोई नंबर है, ये नेबरहुड लिखने की शॉर्ट फॉर्म है। नेबरहुड ऑफ ए का मतलब होता है एक बहुत छोटा सा इंटरवल, ओपन इंटरवल, जे ए जिसको बिलोंग करता हो उस छोटे से ओपन इंटरवल को बोलते हैं नेबरहुड ऑफ ए। दैट इज ए माइनस एप्सिलॉन से लेकर ए प्लस एप्सिलॉन। ये बहुत छोटा सा ओपन इंटरवल है, ए इसको बिलोंग करता है, इसलिए इसको बोलेंगे नेबरहुड ऑफ ए। फॉर एग्जांपल यह नंबर 5 है, तो 4.99 से लेकर 5.01 ये बहुत छोटा सा इंटरवल है। 5 इसको बिलोंग करता है, इसलिए इस इंटरवल को बोलेंगे नेबरहुड ऑफ 5। अब हमने g डैश 0 निकालना है। पहले हम gx को निकालेंगे। gx इज f ऑफ fx है मॉड ऑफ log 2 माइनस sin x। अब fx ये है तो ये बन गया मॉड ऑफ log 2 माइनस साइन ऑफ मॉड ऑफ log 2 माइनस log 2। x की जगह इसके अंदर मॉड ऑफ log 2 माइनस साइन x आ गया। लेकिन ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है डिफरेंशिएट करने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान दो, यदि कोई फंक्शन hx किसी नंबर 2 पे, किसी नंबर 5 पे सपोज इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब सपोज h डैश 5 निकालना है, हम डेरिवेटिव करने से पहले x की वैल्यू 5 नहीं पुट कर सकते। h डैश 5 का मतलब होता है पहले डेरिवेटिव करो, उसके बाद x की वैल्यू 5 रखो।
लेकिन यदि किसी क्वेश्चन में hx एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन हो तो डेरिवेटिव करना मुश्किल हो सकता है। यदि हमने h-5 निकालना है तो 5 के नेबरहुड में मैं इसको रीडिफाइन कर लेता हूं। यदि रीडिफाइन करने से फंक्शन जो है सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो रहा होता है तो ये ट्रिक हम यूज कर लेते हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि कोई फंक्शन hx 5 के नेबरहुड में रीडिफाइन होने के बाद सिंपल फंक्शन बन रहा हो तो हम इस ट्रिक को यूज कर लेते हैं। अब इसको मैं इस क्वेश्चन में यूज करने जा रहा हूं तो आपको ये वाली बात और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ये हमने g' 0 निकालना है। क्लियर है, 0 के नेबरहुड में इसको रीडिफाइन करना होगा यदि हमको ये वाली ट्रिक लगानी है। तो 0 के नेबरहुड में इसको रीडिफाइन करने के लिए मेरे को पता लगाना होगा कि 0 के नेबरहुड में ये पॉजिटिव कब है और नेगेटिव कब है, क्योंकि मॉड तभी हटेगा जब अंदर वाले पोर्शन के बारे में मेरे को पता हो कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पहले ये वाला मॉड हटाना चाहेंगे हम। तो 0 के नेबरहुड में ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसके लिए यदि x को हम 0 पुट कर देते हैं, मैं मानता हूं कि डेरिवेटिव करने से पहले नहीं पुट कर सकते, लेकिन इसका साइन चेक करने के लिए मैं x को 0 पुट कर देता हूं, क्योंकि यदि 0 के लिए पॉजिटिव आया तो इस पूरे इंटरवल में ये पॉजिटिव रहेगा। ये वाला पोर्शन 0 केवल ये नेगेटिव आ गया तो 0 के आसपास के पूरे इंटरवल के अंदर ये नेगेटिव रहेगा। इस बात को हम यूज कर रहे हैं। अब ये क्लियर है, 0 के लिए ये वाला नंबर पॉजिटिव आएगा क्योंकि बेस ई है। कैलकुलस में जब भी बेस ना बता रखा हो बेस ई होता है। x को 0 पुट करता हूं तो log 2 to the base e आएगा जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए 0 के नेबरहुड में ये मॉड हट जाएगा। ये बात तभी एप्लीकेबल है यदि x 0 के नेबरहुड में है, मतलब कि x इस इंटरवल में है। अब उसके बाद देखते हैं कि पूरा नंबर अंदर वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इन दिस इंटरवल। अगेन x को 0 पुट करो और देखो कि ये पूरा x इक्वल 0 के लिए पॉजिटिव आया तो इस पूरे इंटरवल के अंदर ये पॉजिटिव रहेगा। 0 के लिए यदि ये नेगेटिव आया तो पूरे इंटरवल के अंदर ये नेगेटिव बना रहेगा। तो हम 0 पुट करते हैं इसके अंदर, तो ये बन जाता है, ग्राफ में इसको लिख के देखो, log 2 माइनस साइन ऑफ log 2 बन जाता है यदि x को 0 पुट करते हैं। और हम जानते हैं कि x जब भी पॉजिटिव है sin x इज ऑलवेज लेस देन x फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, और log 2 इज एक पॉजिटिव नंबर, देयरफॉर ये इस फॉर्म में आ गया। कहने का मतलब x माइनस साइन x इज ग्रेटर देन 0। तो ये आ गया x माइनस साइन x वाली फॉर्म में आ गया। ये पॉजिटिव है इसलिए अंदर वाला नंबर पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला मॉड भी हट गया। और अब इसके बाद डेरिवेटिव करना बिल्कुल आसान है। ये gx है तो g डैश x की वैल्यू ये 0 आ गया, माइनस कॉस ऑफ log 2 माइनस साइन x
into the derivative of log 2 minus sin x, log 2 का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस cos x, तो ये बन गया cos x इंटू cos ऑफ log 2 माइनस sin x, और जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो cos 0 1 आ गया, आंसर आ गया cos ऑफ log 2, therefore this becomes the correct answer। इस क्वेश्चन में कहा गया है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये एक्सप्रेशन है, होल टू द पावर 1 बाय n का आंसर क्या होगा। ये मैं पहले बता चुका हूं कि यदि इसके अंदर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स आ जाए तो हम जो है सिग्मा लगा के क्वेश्चन को r बाय n और 1 बाय n वाली फॉर्म में लेके आते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, लेकिन यहां पे सम ना होके प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यदि प्रोडक्ट आ जाए तो पहले लिमिट को l मान लो और log l को कैलकुलेट करो। log यहां पे ऑपरेट किया तो log यहां पे ऑपरेट करेगा। लिमिट का log से बाहर जाना अलाउड है, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log ऑफ n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू 3n को n प्लस 2n बोल सकते हैं, अपॉन में n टू द पावर 2n को n अप टू n 2n टाइम्स बोल सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज, और पावर में जो 1 बाय n है वो यहां पे आ गया। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये क्वेश्चन सम वाली फॉर्म में कन्वर्ट होगा, क्योंकि log ऑफ a इंटू बी इज log a प्लस log b। ये बन गया r इज इक्वल टू 1 टू n log ऑफ 1 n प्लस r बाय n, 1 से 2n तक जाएगी, और यहां पे r, ये 1 2 3 अप टू 2n है, तो n प्लस r बाय n, r वेरीज फ्रॉम 1 टू 2n। ये बन गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाय n सिग्मा r इक्वल टू 1 टू 2n log 1 प्लस r बाय n, और ये 1 बाय n को मैं यहां लिख रहा हूं। अब सिग्मा वाली फॉर्म में आ जाता है, तो अगले स्टेप में जहां जहां r बाय n होता है उसकी जगह आ जाता है 1 प्लस x बन जाता है, और 1 बाय n बन जाता है dx। लिमिट और सिग्मा मिलकर बन जाते हैं इंटीग्रेशन का साइन, और अपर लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी r बाय n वाले फॉर्मूले से निकलते हैं। r की मिनिमम वैल्यू है 1, तो 1 बाय n की लिमिट आ गई 0। r की मैक्सिमम वैल्यू है 2n, 2n बाय n की मैक्सिमम आंसर आ गया 2। r की वैल्यू जब 2n होगी तो अपर लिमिट निकलेगी, तो आंसर आ गया 2। तो अब क्वेश्चन इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने कर रखा होगा। ये हो गया x इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स,
माइनस x इंटू 1/1 + x, और ये dx, ये 0 to 2, 0 to 2, x की वैल्यू 2 आई तो 2 log 3, x को 0 पुट किया तो पूरा 0 हो गया, माइनस 0 to 2 x + 1 - 1/x + 1 dx, ये बन गया 2 log 3 माइनस 0 to 2 1 - 1/x + 1 एंड dx हो गया। और इसके आगे ये बन गया 2 log 3 माइनस x माइनस log x + 1 0 to 2, तो 2 log 3 माइनस 2 प्लस log 3 x को 0 पुट किया तो 0 आ गया, आंसर इज 3 log 3 माइनस 2। इसका मतलब हो गया कि log ऑफ L, क्योंकि हमने शुरू में log लिया था, log L की वैल्यू हो गई 3 log 3 माइनस 2, तो L हो गया e⁻³ 3 log 3 माइनस 2, L इक्वल टू e⁻³ log 27 इंटू e⁻² -2, L इक्वल टू 27 upon e²। इन दिस वे यू हैव गॉट द आंसर। इस क्वेश्चन में कहा गया है P इक्वल दिस थिंग है, हमने log P की वैल्यू निकालनी है। ये क्लियर है, एज x टेंड्स टू 0, ये 0 को टेंड करता है तो पूरा 1 को टेंड करता है, ये पावर इंफिनिटी को टेंड करती है। तो ये क्वेश्चन 1 टू द पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म में है, तो इसलिए ये आपको पता होगी 1 टू द पावर इंफिनिटी वाली फॉर्म में आ जाए तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स 0 बेस -1 इंटू पावर 1/2x, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स 0 tan स्क्वायर √x अपॉन 2x, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/2 बाहर tan ऑफ √x अपॉन √x टू द पावर 2, ये बन गया e टू द पावर 1/2, दैट इज √e हो गया। ये p की वैल्यू √e आई है तो log p की वैल्यू क्लियरली 1/2 हो जाएगी। इसमें बेस नहीं बता रखा हो तो बेस हमेशा e माना जाता है इन कैलकुलस, तो p की वैल्यू √e आ गई तो आंसर आ गया 1/2।